हमारी जो छटपटाहट है उसका कोई आउटलेट नहीं मिल पाता, और कई बार एक्टिविज्म में जो लोनलीनेस है उस वजह से हम कई ऊर्जावान और कई उदीयमान साथी को असमय खो देते हैं। एक नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, और उसका एक कालजयी वाक्य है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आदमी को तबाह किया जा सकता है, नस्तनाबूद किया जा सकता है, उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस शरीर में कष्ट सहने की, पीड़ा सहने की असीम क्षमता है, मानसिक यंत्रणा भोगने की भी। तो हम आसपास के अपने परिवेश में देखें, नजर दौड़ाएं कि कौन साथी खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं इस राजनैतिक सामाजिक लड़ाई में। समाज को बदलने में जो लोग सहभागी हैं, सहयात्री हैं, उनकी जाती जिंदगी में भी हमारा थोड़ा बहुत दखल हो, हस्तक्षेप हो, इसको हम जरूर याद रखें। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं जो भंवर मेघवंशी की है, रोहित तुम जी सकते थे। रोहित तुम जी सकते थे, अपमान के कड़वे घूंट पी सकते थे, देख सकते थे घुटने, झुका सकते थे सिर, बन सकते थे समझौतावादी, मगर तुमने खुद को सुना और दूसरा रास्ता चुना। रोहित, तुम्हारे कमरे में पाया गया था खतरनाक सामान, तस्वीर बाबा साहब और सावित्रीबाई फूले की। तुमने किए थे कुछ देश विरोधी कृत्य, जैसे कि फांसी की सजा की मुखालफत। तुमने दंगों की हकीकत जाननी चाहिए थी, तुमने दंगों की हकीकत बतानी चाहिए थी, तुमने मुजफ्फरनगर अभी बाकी है जैसी फिल्म दिखानी चाहिए। तुम्हें सिर्फ रिसर्च करना था, तुम्हें सोचने की कौन बोला? तुम्हें सिर्फ रिसर्च करना था, तुम्हें सोचने की कौन बोला? तुमने चुपचाप रहना था, तुम्हें बोलने की कौन बोला? रोहित, तुमने सोच भी कैसे लिया कि प्रचंड बहुमत वाले इस चक्रवर्ती राज में तुम जो चाहोगे वो बोलोगे और उनके विरुद्ध मुंह खोलोगे? उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी मनचाहा खा लोगे? नहीं करना था, पर तुमने किया ये सब। बन गए थे तुम एक कांटा, एक न एक दिन निकालना ही था तुमको। रोहित, मंत्री बंडारू और वीसी अप्पा राव कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं मारा तुमको। सही बात है, वे अब नहीं मारते किसी को, उनके पूर्वज मारते थे, एकलव्यों से अंगूठा कटवा लेते थे और शंबुकों का काट देते थे गला। पर अब वे ऐसा नहीं करते, बस बना लेते हैं फंदे गले की नाप के, फिर कोशिश करते हैं कि वो फंदे तुम्हारे गले के काम आ जाए। अब वे मारते नहीं, करते हैं मरने को मजबूर। तुम्हारे साथ भी तो यही किया इन्होंने। रोहित, तुम लेखक बनना चाहते थे पर लेख बन गए। तुमने मरकर ही वही किया जो तुम जिंदा रहकर कर सकते थे। तुमने इस समाज, राष्ट्र और धर्म के दोहरेपन और अन्यायकारी चरित्र को किया है उजागर। तुम आज प्रतिरोध की सबसे प्रमुख आवाज बन गए हो। रोहित, तुम्हारी मौत आत्महत्या नहीं है, तुम आत्महंता नहीं, आत्म बलिदानी हो हमारी नजर में। तुमने लिया क्रूर व्यवस्था के विरुद्ध सबसे कठोर निर्णय। रोहित, तुम्हारा आखिरी खत, जिसे सुसाइड नोट कहा जा रहा है, पढ़ा है मैंने भी। तुमने खोल कर रख दिया अपना भीतर, तुमने उघाड़ दिया हम सबका बाहर। हाँ रोहित, तुमने सही कहा, हमारी भावनाएं दोयम, प्रेम बनावटी और मान्यताएं झूठी हो गई हैं। आदमी अब सिर्फ एक आंकड़ा, एक बोझ और वस्तु भर रह गया है। यह सच है मेरे दोस्त, तुमने ठीक ही लिखा, तुम ठीक ही लड़े, तुमने सब ठीक ही किया। काश तुम और जी पाते, लड़ पाते, बिना थके। तुम्हारी बेहद जरूरत थी इस भयानक दौर को। तुम्हारी तरह आजाद ख्याल, निडर, बेमिसाल इंसान चाहिए था हमको। रोहित,
अब चिंता सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारी मौत व्यर्थ नहीं जाए, यह जंग कहीं हम हार नहीं जाएं, कोई और एकलव्य अपना अंगूठा नहीं खो दे, किसी मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथ हम अपना शंबूक नहीं खो दें। तुम तो चले गए सितारों के पार, पर हमें लड़नी होगी एक लंबी लड़ाई। हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन हम उन सितारों को धरा पर उतार लाएंगे दोस्त, तुम्हारी खातिर, कि भविष्य में कोई और रोहित वेमुला इस तरह नहीं जाए चला हाथों से हमारे। जिस तरह तुम मरते वक्त थे बिल्कुल खाली, अभी वैसे ही मैं बिल्कुल शून्य होकर सोच रहा हूँ, पर मरने के लिए नहीं, जीने के लिए, एक आखिरी और निर्णायक जंग लड़ने और जीतने के लिए, कहते हुए तुमको एक क्रांतिकारी जय भीम। मित्रों, मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूं कि आदमी जन्म लेता है, माँ की गोद से लुढ़क कर चलना सीखता है, फिसलते फिसलते जवान हो जाता है, संभलते संभलते बूढ़ा, और फिर तो लुढ़क कर अलविदा। लेकिन न जाने कितने लोग आज यूनिवर्सिटी कैंपसेस में इस नैसर्गिक जीवन चक्र को तोड़ने का एक फैसला ले पाते हैं। मैं नहीं जानता कि इस वक्त उनकी मनोस्थिति कैसी होती होगी। जो लोग कई बार एक खूफ सी होती है, या फिर एक लाचार की बेबसी सी कि काश हम कुछ कर पाते, काश वो हमसे कम्युनिकेट कर पाता, लेकिन उस वक्त तो आदमी खुद से भी संवाद तोड़ देता है, फिर बाकी को बताने का तो वक्त ही नहीं मिल पाता। लेकिन जो हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, आज भी लोग नहीं बदले हैं, आज भी सरकारें उन लोगों की जातियां खोजने में ज्यादा मसरूफ है। शिक्षा पर बजट की कटौती हो रही है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रोहित एक्ट की मांग हमारी बहुत लंबी है, 4 सालों से उस पर कुछ नहीं हुआ। और ये जो एनसीआर, एनपीआर, ये जो सीएए है, उसका एकमात्र इलाज है कि आप कास्ट सेंसस जो 1931 के बाद इस देश में नहीं हुई है, उसको जब तक जारी नहीं करोगे, जब तक साइंटिफिकली एक डेटा सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नहीं आ जाता है, जिसमें अंडर रिप्रेजेंटेड और ओवर रिप्रेजेंटेड लोगों के बारे में हमको सही सही पता चल पाए, तब तक उनके लिबरेशन के लिए, तब तक उनके इमेंसिपेशन के लिए कोई पॉलिसी लेवल पर सीरियस कोई काम सरकार कर पाए, या कोई प्रेशर ग्रुप ऐसा करवा पाए, उसमें कोई सहूलियत नहीं हो पाएगी। मैं आखिर में अदम गोंडवी की एक कविता के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, और यह कविता रोहित वेमुला के इस तरह की सांस्थानिक हत्या के बाद सबसे पहले पटना के बंगला चौराहा पर उस वक्त के जो बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी उतरे थे, या उनको भी पसंद है और मोहतरम लालू जी को भी। मैं चाहता हूं कि यह कविता आपके सामने रखूं। आइए महसूस करिए, और कविता का उन्वान है चमारों की कविता। आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर मर गई पुलिया बिचारी एक कुएं में डूबकर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई, कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। ये थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही गुजकर रह गई, छटपटाई पहले फिर बिगली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था,
बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, फिर कोई बाहों में इसको भेंच ले तो क्या हुआ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर्ख हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भेंच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी शाह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पड़ गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खाकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वो बुढ़ा जो वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वो होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे खेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसा पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उभारी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। तो ये तो हमारे समाज की हकीकत है, उसी को बदलना है। और आज जो आप जामिया में देख रहे हो, जेएनयू में, डीयू में, तो रमाशंकर विद्रोही के शब्दों में कहूं तो ये आग लगी नहीं लगाई गई है, ये जंग छिड़ी नहीं छेड़ी गई है। और उसने फिर एक ही हमारे पास रास्ता है, लाजिम है कि हम भी देखें। और रोहित जैसे लोग बार बार कैंपसेज में आए और उनका हश्र वह नहीं हो जो रोहित का हुआ। और हम लोग जैसे रमाशंकर विद्रोही को याद करने वाले लोग भी एक रोमानियत में उनको याद करते हैं। मैं कहता हूं कि जेएनयू को रमाशंकर विद्रोही पर फख्र बाद में हो, पहले शर्म से माथा झुक जाना चाहिए द्रोणाचार्यों का।
जो लोग जाति पूछते थे, जो लोग उनके टर्म पेपर को फेंक देते थे, और उनकी कविता की आज भी कोई औपचारिक समीक्षा नहीं हुई है। बड़े बड़े प्रबंधक किस्म के आलोचक हुए, बड़े बड़े नामवर किस्म के क्रिटिक हुए, लेकिन सबकी कहीं न कहीं उपेक्षा वाली दृष्टि रमाशंकर विद्रोही जैसे कवियों पर हुई, जबकि उनकी कविता की ठीक से मीमांसा हो तो वो अपने आप में अव्वल दर्जे की रचना हमारे सामने छोड़कर गए हैं। इसलिए आखिर में मैं सिर्फ और सिर्फ यह कहूं कि जैसे महाराष्ट्र विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जातिवार जनगणना होगी, वैसे ही जहां कहीं भी सरकारें चाहे सामाजिक न्याय की हों या फिर